अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हम सॉफ्टवेयर हाउस कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, उनके पास आइडिया भी है और वो स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ तो हमें किन किन इदारों के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और प्लस ये कि किस तरीके से मैं टैक्स बेनिफिट्स ले सकता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर फॉरेन कंट्री से पेमेंट को यहाँ पर राउट करवाता हूँ। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना है, प्लस ये कि किस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ करती है। नो बेसिकली जो कैटेगरीज हैं आईटी सर्विसेज के अंदर आती हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसर, अगर कोई फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर करता है क्या है कि फ्रीलांसर यूएस में किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा होता है, ठीक है। या यूएस में देगा या कनाडा में देगा या कहीं पे भी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर पाकिस्तान के से बैठकर सर्विसेज दे रहा होगा। सेकंड, अगर हम बात करें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर हाउस क्या करता है, सॉफ्टवेयर हाउस अगेन कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, जो बाहर उनके क्लाइंट्स होते हैं उनको। थर्ड कैटेगरी के अंदर कॉल सेंटर की अगर हम बात करें तो कॉल सेंटर बेसिकली यहाँ से डिफरेंट तरह के कॉल सेंटर्स है जो ऑपरेट हो रहे होते हैं पाकिस्तान से, जो बाजू का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं और डिफरेंट कैंपेन्स के थ्रू यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं। अल्टीमेट गोल ये होता है कि यहाँ से बैठ के डील डील को क्लोज करते हैं और जितने भी डॉलर्स होते हैं वो बाहर से यहाँ रेमिट करते हैं। तो यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन थी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि हम ये बताएं कि किस तरीके से हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम किन किन इदारों में हमने रजिस्टर्ड होना है, और प्लस ये कि हम अगर इन इदारों में रजिस्टर्ड होते हैं तो हमें क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज़ बड़ी, जब हम जो है वो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिजनेस की कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसे हमने देखना है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस बेसिकली बिजनेस की नेचर क्या है, ठीक है। यानी बिजनेस आईटी का तो है, लेकिन आईटी के बिजनेस के अंदर क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम जो है वो ई बुक की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम जो है वो वेबसाइट्स बना के देंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है, प्लस ये कि आपका एड्रेस क्या है, कहाँ से आप करेंगे, घर से करेंगे, ठीक है, या आप जो है आपने कोई ऑफिस लिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ऑपरेट करेंगे। प्लस ये कि फिर आप ये देखते हैं कि बिजनेस का जो वो है, क्या नाम है, स्कोप क्या है, ठीक है। देन उसके बाद जब आपने ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली तो आपने करना क्या है कि आपने एक रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि आप, ऑब्वियस सी बात है, जब आप बिजनेस बनाएंगे तो आप उसके पास, आपके पास उसके लेटर हेड होंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक बिजनेस में बना रहा हूँ, मुझे नाम, मुझे इसका पता है, मैं उसका एक लेटर हेड बनाऊंगा या जो भी एक विजिटिंग कार्ड बनाऊंगा कि मैंने ये बिजनेस अब पाकिस्तान में करना है, ठीक है। जब ये आपने स्टार्ट कर लिया, अपना माइंडसेट डेवलप कर लिया कि मुझे पाकिस्तान के अंदर एक सॉफ्टवेयर हाउस या फ्रीलांसर या मैं आरटी कैटेगरी के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप करेंगे ये कि आपकी जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी वो होगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एफबीआर, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले हम एफबीआर के अंदर अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे, ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जब आप रजिस्टर्ड करने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस पाकिस्तान के अंदर जो होते हैं वो चार कैटेगरी के अंदर होते हैं। या तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप एओपी में काम कर रहे हैं, यानी दो दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो बेसिकली इस बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, या वो लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो ये चार कैटेगरीज हैं बिजनेस की पाकिस्तान के अंदर जिसके थ्रू हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आज हमारा जो स्कोप है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर है, जिसे हम पाकिस्तान के अंदर सोल प्रोप्राइटर कंपनी कहते हैं, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर कंपनी, ठीक है। दिस इज नॉट कंपनी, इसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं इन लीगल टर्म। नॉर्मल ये जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम इस्तेमाल करते हैं इसे हम बिजनेस कह रहे होते हैं, बट बाय द लॉ ये एक सोल प्रोप्राइटर होता है। अच्छा, ये सोल प्रोप्राइटर आपने एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया। आप फॉर एग्जांपल आपका नाम है एबीसी, आपने नाम सेलेक्ट किया हुआ था, एबीसी नाम आपने एफबीआर में सेलेक्ट किया। उसमें फिर कैटेगरी आपने आईटी की यहाँ पर सेलेक्ट की कि भाई मेरी आईटी की कैटेगरी है जो कि मैं जिस पे काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये, इसके साथ साथ आपका एड्रेस आप एफबीआर को देंगे, आप बताएंगे मेरा एड्रेस क्या है, ठीक है ना, अपना आपका एनआईसी होगा,
ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा कि अगर सोल प्रोप्राइटर कंपनी, यानी सोल प्रोप्राइटर अगर एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड करता है एज आईटी कंपनी, तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर जब आपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर लिया, अभी हम स्ट्रिक्ट टू रहेंगे बिजनेसेस को रजिस्टर्ड करने के मामलात पे। हम फाइलर, नॉन फाइलर या उन मामलात की तरफ नहीं जाएंगे। रीजनिंग टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर चीज़ें इधर उधर हो जाती है, तो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो अभी हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना चाहता है, तो उसको किन अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, प्लस ये अगर वो अथॉरिटीज से जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको बेनिफिट क्या है, और अगर नहीं रजिस्टर्ड होगा तो उसका लॉस क्या है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उसने एक रूम लिया, एक ऑफिस लिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और उसने एफबीआर में रजिस्ट्रेशन नहीं की और वो उसने पेमेंट लेना शुरू कर दी, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि देखिए, जब फॉर एग्जांपल अगर $100 की पेमेंट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, $200 की पेमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एफबीआर आपसे नहीं पूछेगा, बैंक आपसे नहीं पूछेगा। जब ये डॉलर आपके इंक्रीज होना शुरू, 1000 2000 तक डॉलर जब आपका बिजनेस जाएगा, तो क्या होगा, आपको बैंक भी आपका अकाउंट फंड होल्ड करेगा, प्लस ये कि एफबीआर की अथॉरिटीज भी आपको क्वेश्चन करेंगी कि ये अमाउंट जो है वो आ कहाँ से रहा है। तो बेहतर ये कि पहले आप उसको रजिस्टर्ड कर लें, देन उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करें। रीजन बीइंग, कल को अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये क्लाइंट से $5000 की बात चल रही है, मैं उसको उस वक्त जाकर ऑन दैट पॉइंट में बोलूँ मुझे एफबीआर में आप जाकर रजिस्टर्ड करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक टाइम लगता है और चीज़ें सॉर्ट आउट करने के अंदर। फिर उसके बाद क्लाइंट, ऑब्वियसली बात है, क्लाइंट का सिनेरियो ये होता है कि वो आपको अप फ्रंट पेमेंट करता है, तो अगर वो आपने क्लाइंट काट लिया तो कट जाता है, अदरवाइज फिर वो डील आपकी क्लोज हो जाती है, वो क्लाइंट कहीं और चला जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एफबीआर में आपने एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया। एफबीआर क्या करता है, ये है कि आपके बिजनेस से रेलेवेंट आपको जो आपने कैटेगरी बताई कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आईटी का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपने जो कंपनी एफबीआर को बताई है, आपका नाम मेंशन होता है और आपकी कैटेगरी मेंशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आपने कैटेगरी एफबीआर को बताई हुई है, आपके पास एक एनटी, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एफबीआर की तरफ से, जिसे हम कहते हैं एन सर्टिफिकेट। अच्छा, एन सर्टिफिकेट को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, या इसको जो लोग समझते हैं इसकी अहमियत को, ठीक है, बट जो नहीं समझते और फर्स्ट टाइम समझना चाह रहे हैं कि ये हम किस तरह से बिजनेस करेंगे, तो एनटीएन सर्टिफिकेट जो होता है वो नेशनल टैक्स पेयर नंबर होता है, जिसमें बेसिकली अगर आप इंडिविजुअल हैं तो जो आपका एनआईसी होता है, एनआईसी आपका एनटीएन नंबर बन जाता है। और जितने भी आप फ्यूचर में वर्किंग करेंगे कि क्लाइंट से पेमेंट लेनी है, या बैंक आपसे इनवाइस मांग रहा है, या क्लाइंट आपसे इनवाइस मांग रहा है, या जो है वो आपसे कोई भी एक्सवाइजी इनवाइस मांग रहा है, तो आपको एनटीएन नंबर उस पर लाजमी मेंशन करना है। इसी तरह वेंडर की जो पेमेंट आपको, यानी वेंडर ने जो इनवाइस आपके नाम पे रेज करनी है, वहां पर भी आप उसको एनटीएन नंबर देंगे कि दिस इज माय एनटीएन नंबर, इस पे आप मुझे मेरी इनवाइस रेज करके दे। देखें, जितनी भी ट्रेसेबिलिटी है, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, वो सब एक, जिस तरह आप यूएस में काम अगर करेंगे तो वहां पे ईआईएन नंबर होता है, ठीक है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पाकिस्तान के अंदर वो एनटीएन सर्टिफिकेट, एनटीएन नंबर होता है, जिसके थ्रू हम वो सब चीज़ें ट्रेस कर रहे होते हैं, और जितनी भी चीज़ें रोल आउट हो रही होती है वो सब इसी नंबर के थ्रू हो रही होती हैं। आपकी इसी एनटीएन सर्टिफिकेट के ऊपर वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं। मैं आपको थोड़ी देर में एक एनटीएन सर्टिफिकेट दिखा भी दूंगा कि वो किस तरह का होता है एफबीआर जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब वंस यू गेट योर एनटीएन सर्टिफिकेट फ्रॉम एफबीआर, तो आपको अगर ये स्टेज, आप इस स्टेज पे पहुंच गए और आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद वो सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे बैंक, ठीक है। आपने करना क्या है कि आपने बैंक में जाकर, किसी भी बैंक में जाकर आपने अपना उस नाम से अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। जो भी वर्ड एवर आपने एबीसी नाम रखा था, उसका आपको एनटीएन मिल गया, वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे आप बैंक के पास, और बैंक को बताएंगे मेरी आईटी की कंपनी है, और बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर्म वगैरह, वो साइन करके आप बैंक को देंगे, और बैंक आपको एक अकाउंट नंबर अलॉट कर देगा, और उसके अगेंस्ट आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। अब आपने जब अकाउंट ओपन करवा लिया, बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकालेंगे बैंक अकाउंट से, ठीक है। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकालने के बाद आप चले जाएंगे पी सैप, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एक्सपोर्ट बोर्ड, ठीक है। ये बेसिकली एक इदारा है पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर हाउस को रजिस्टर्ड करता है और उस पे वर्किंग कर रहा होता है। ये अंडर
पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस, फ्रीलांसर्स हैं, जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, सब इसी के अंडर में आके काम कर रहे होते हैं। तो आप पीसैप, बेसिकली पीसैप के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं अगेन, कि आप पीसैप के अंदर किस तरह की रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। जो हमने पहले डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर हाउस जब भी आप स्टार्ट करेंगे, या तो आप फ्रीलांसर होंगे, जब या तो आप कॉल सेंटर स्टार्ट करेंगे, या जो है वो आप कॉल सेंटर करेंगे। तो हमारे पास पीसैप के अंदर भी तीन कैटेगरीज होती हैं। एक आप करते हैं फ्रीलांसर हैं, ठीक है, या जो है आप, या आप सॉफ्टवेयर हाउस है, या जो है आप काम करते हैं कॉल सेंटर के अंदर। अच्छा, जब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी कैटेगरी ऑप्ट कर ली पीसैप से, तो पीसैप के बाद आपने करना ये है कि जो कैटेगरी आपने ऑप्ट की है उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो जब आप ये सर्टिफिकेट ले लें, तो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो आपने बैंक को देना है, ठीक है। अच्छा, उसमें फायदा क्या होगा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पीसैप में रजिस्टर्ड नहीं होते तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम पीसैप में रजिस्टर्ड अभी नहीं हो रहे, हम ये कहते हैं कि हमें जरूरत थी, हमें बैंक अकाउंट मिल गया, हमारा काम था, पेमेंट आ गई, खत्म हो गई बात, ठीक है, हमने कैटेगरी वहां पर बैंक को बताई भी है। अब बैंक क्या करता है, जब आपने एनटीएन बैंक को दे दिया और एनटीएन आपको बैंक बैंक को एनटीएन आपका मिल गया सर्टिफिकेट, आपका बैंक अकाउंट ऑपरेट हो गया, तो बैंक करता ये है कि जो भी पेमेंट आप बाहर से आपके पास आ रही होगी, बैंक उस पर 1% डिडक्ट करता है, ठीक है। 1% की डिडक्शन होती है अभी राइट नाउ जो हमारे पास रूल है उसके अगेंस्ट, यानी 1%, अगर $1000 है 1% डिडक्ट होगा, बाकी रिमेनिंग आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो यूएस से जो पेमेंट आ रही होती है वो 1% आपको डिडक्ट हो रहा होता है, ठीक है। जब आप पीसैप के अंदर रजिस्टर्ड कर लेंगे अपने आप को, ठीक है, तो ये अमाउंट, ये जो डिडक्शन वाली अमाउंट है, ये चली जाएगी 5% के ऊपर, ठीक है। एक तो ये आपको बेनिफिट है, प्लस ये कि अगर फॉर एग्जांपल कल को कोई भी एक इशू आता है आपकी पेमेंट के साथ, तो पीस से बेसिकली एक इदारा बनाया गया है जो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक अथॉरिटी बनाई गई है जो आपको पीसैप एक सपोर्ट करेगी आईटी रेगुलेशन के अंदर। तो एक तो टैक्स बेनिफिट है, प्लस ये कि एक अथॉरिटी है, कल को अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो पीसैप आपको सपोर्ट करता है। तो रीजन बीइंग कि आपको जब बिजनेस के अंदर आपने जब ऑपरेट करना है, तो यू शुड रजिस्टर्ड इन दी रेलिवेंट अथॉरिटीज, ताकि कल को अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वाले पॉइंट है वो आपके कंप्लीट हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि पी वाइट जो वाइट लिस्ट आईपी हम करते हैं पीसैप के अंदर रजिस्टर्ड, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, क्योंकि कॉल सेंटर्स को उसकी नीड होती है, क्योंकि वहां पर डिस्टॉर्शन वगैरह ज़्यादा होती है, तो उनको एक वाइट लिस्ट आईपी चाहिए होती है ताकि आपकी जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट ना हो, या उसके अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स ना आ रहे हो ताकि क्लाइंट डिस्टर्ब हो रहा हो, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो अगर आपको समझ आई हो, और हम समझते हैं कि ये आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा, कि बेसिक से अगर आपने अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना है, या आप फ्रीलांसर का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी कैटेगरी के अंदर, या आप कॉल सेंटर के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो पहले आप समझ लें कि आपने, अगर हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कट करें, तो सबसे पहले आपने जाना है एफबीआर के पास, एफबीआर में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। वंस यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ इन एफबीआर, ठीक है, उसके बाद आप चले जाएंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है। फिर आप चले जाएंगे एफबीआर के पास, आपका रजिस्ट्रेशन जब हो गई, फिर आप जाएंगे बैंक के पास एनटीएन सर्टिफिकेट लेकर, बैंक आपको सर्टिफिकेट देगा, बैंक के पास से आपको जब सर्टिफिकेट मिल गया, फिर उसके बाद आप जाएंगे पीसैप में, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर की, हम ये बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल यानी एक फर्द वाहिद ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो उसने पहले एफबीआर का सर्टिफिकेट बनाया, ठीक है। एफबीआर का सर्टिफिकेट बनाने के बाद, यानी रजिस्टर्ड एफबीआर में करने के बाद, वो उसके पास वो चला गया बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद वो चला गया पीसैप के पास, ठीक है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एक्सपोर्ट। तो अब आपके पास एक ये सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, एक आपके पास एफबीआर का सर्टिफिकेट आ गया, एक आपके पास पीसैप का सर्टिफिकेट आ गया। और वह जब भी आप कोई पेमेंट लेंगे या देंगे, तो आपने एफबीआर का जो एनटीएन सर्टिफिकेट है, एनटीएन नंबर है, इसको यूटिलाइज करना है। इवन आपने अगर वेंडर की भी कोई इनवाइस लेनी है तो आप इसी एनटीएन के ऊपर लें, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर बैंक आपके पास इनवाइस आती है, तो आप जब आप पेमेंट कर आती है आपके पास यूएस से या कहीं से भी, तो आप ये सर्टिफिकेट जो है वो बैंक को प्रोवाइड करेंगे, ताकि बैंक को पता चले कि आपका 0.25% डिडक्ट करना है, 1% डिडक्ट नहीं करना, ठीक है। मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर इसमें कोई भी क्यूरीज या कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा। अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है आप रेज कर सकते हैं। प्लस ये कि आज हमने इंडिविजुअल की बात की, कि इंडिविजुअल अगर कोई एक पर्सन
एक बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो पाकिस्तान में उसका क्या प्रोसेस होता है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एओपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी की तरफ भी जाएंगे, ताकि हम इस ये जो एक डायलेमा बना हुआ है या एक एक इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है कि आपके पास कोई वन विंडो सोल्यूशन नहीं है कि अगर किसी ने सॉफ्टवेयर हाउस या फ्रीलांसिंग करना है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हम स्टार्ट कहाँ से करें, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने स्टार्ट कर लिया वो पेमेंट गेटवे के अंदर बड़े फंसे हुए हैं कि पेमेंट हम पाकिस्तान के अंदर किस तरह से मंगवाएं। सॉरी। तो पेमेंट के लिए भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा पेमेंट का प्रोसेस आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर पेमेंट किस तरीके से मंगवा सकते हैं, और अगर हमें हमारी आपको सर्विसेज